हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 11 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC है, RO ARO है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है, इसके अलावा लेखपाल वीडियो, यूपी पुलिस, यूपी SI यानी यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए अगर आपको ग्रामीण परिवेश की ई-बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कहां पर बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस एयरोस्पेस अपनी लखनऊ इकाई में किस वर्ष से नई ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करेगा? तो वर्ष 2024 के मध्य से जो ब्रह्मोस एयरोस्पेस है अपनी लखनऊ इकाई में ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन शुरू कर देगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस PDF ई-बुक में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की, जिसमें हमने अप्रैल 2022 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको PDF ई-बुक डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में देश में IIT कानपुर किस स्थान पर रहा? तो IIT कानपुर जो है इसमें 5वें स्थान पर रहा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में देश भर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, स्टार बल्लेबाज मिताली राज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयरन मैन ट्रायथलॉन प्रतियोगिता को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बने? तो ये बन गए हैं श्रेयस G होसुर। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जियोलॉजिकल मैप जारी किया? तो अभी जो है चीन ने चंद्रमा का नया जियोलॉजिकल मैप जारी किया है। और दोस्तों, यहीं पर एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि हाल ही में चांद की मिट्टी पर पौधे उगाने का जो काम है, जो कारनामा है, वो किस देश के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है? तो ध्यान रखेंगे अमेरिका के, और जो नासा के वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये काम करके दिखाया कि चांद की मिट्टी पर उन्होंने पौधे को उगाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SMB साथी उत्सव पहल लॉन्च की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, व्हाट्सएप ने। अगला क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा यानी 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया? तो हरियाणा के मानेसर में ये प्लांट जो है लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया? तो ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के PCS अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिए किस पोर्टल का निर्माण किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, स्पैरो UP नाम से। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के जो PCS अधिकारी हैं उनकी चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देने के लिए स्पैरो UP नामक पोर्टल विकसित किया है। सभी अधिकारियों को लॉगिन ID और पासवर्ड भी जो है इसका दे दिया गया है। इन अफसरों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि भी अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। दोस्तों, पहले क्या था कि जो पहले राज्य सरकार के मंत्री थे और IAS अधिकारी थे, उनकी संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए थे
और अभी क्या हुआ है, पीसीएस जो अधिकारी हैं उनकी संपत्ति का भी ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए हैं। और इसके लिए स्पैरो यूपी नामक एक पोर्टल का निर्माण किया गया है जिस पर ऑनलाइन ब्यौरा दिया जाएगा। जो पीसीएस अधिकारी हैं, इसके अलावा जो आईएएस अधिकारी हैं और जो राज्य के मंत्री हैं, वो सभी जो है अब ऑनलाइन अपनी आय का ब्यौरा यहाँ पर देंगे। आईएएस अधिकारियों को स्पैरो सॉफ्टवेयर से अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन देना होता है। आईएएस अधिकारियों के लिए लागू व्यवस्था की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिए भी यह व्यवस्था लागू कर दी है। तो ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता था, उसी तरह से अब पीसीएस जो अधिकारी हैं उन्हें भी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। और ये ब्यौरा कहाँ पर दिया जाएगा, तो एक पोर्टल विकसित किया गया है स्पैरो यूपी नाम से, जिस पर जो पीसीएस अधिकारी हैं वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पोर्टल का निर्माण किया गया है। तो ध्यान रखेंगे स्पैरो यूपी नाम से पोर्टल का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बात और यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो आईएएस अधिकारी हैं वो जो है स्पैरो सॉफ्टवेयर पर अपनी संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा पहले से ही देते हैं, यानी इस पर जो है उन्हें भी ब्यौरा अपना देना होगा जो आईएएस अधिकारी हैं। और इसी तरह से प्रदेश में अब पीसीएस अधिकारियों के लिए भी इस व्यवस्था को जो है लागू किया गया है। दोस्तों, एक व्यवस्था और यहाँ पर की गई है कि जो पीसीएस अधिकारी हैं वो हर साल 1 से 21 जनवरी के बीच अपनी संपत्ति का हिसाब देंगे, यानी हर साल जो है अपना हिसाब देंगे। और ऐसा अगर नहीं किया गया तो उनके ऊपर विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी। तो ध्यान रखेंगे कि जो अपनी आय की संपत्ति का ब्यौरा देने की व्यवस्था है ये पहले से लागू थी आईएएस अधिकारी और राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए, और अभी जो है पीसीएस अधिकारियों के लिए भी ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। और सभी जितने भी कर्मचारी होंगे, आईएएस अधिकारी, राज्य मंत्री और पीसीएस अधिकारी, ये सभी स्पैरो यूपी नामक पोर्टल पर अपनी आय का ब्यौरा देंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बाल थाना खोले जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 75 जिलों में। उत्तर प्रदेश में महिला थाना की तर्ज पर अब बाल थाना बनाए जाएंगे। इन थानों में पुलिसकर्मी बगैर वर्दी में रहेंगे, यानी बिना वर्दी के जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर रहेंगे। बच्चों के मन में थाने के नाम से भय ना हो, इसको लेकर यह व्यवस्था बनाई जा रही है। राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डॉक्टर प्रियरंजन आसू शुक्रवार को झांसी पहुंचे। यहाँ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि महिला थाना की तर्ज पर अब हर जिले में बाल थाना खोले जाएंगे। इसके सुझाव मांगे गए हैं। बाल मित्र थाना प्रदेश के सभी 75 जिलों में खोले जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हाल ही में किस प्रदेश में महिला थाना की तर्ज पर अब बाल थाना बनाए जाएंगे, तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो है महिला थाना की तर्ज पर अब बाल थाना बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, CWUR रैंकिंग में IIT कानपुर किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 818 स्थान पर। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 19,788 संस्थानों के बीच CWUR रैंकिंग जारी की गई। इसमें जो भारत का IIM अहमदाबाद है ये 415वें स्थान पर रहा, और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ये जो है पहले स्थान पर रही है पूरे वर्ल्ड में। IIT कानपुर की अगर बात की जाए तो IIT कानपुर इसमें 818वें नंबर पर रहा। CWUR रैंकिंग 2021-22 में भारतीय विज्ञान संस्थान 459वीं रैंक, IIT मद्रास 557वीं रैंक, IIT मुंबई 567 रैंक, और जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो 571वीं रैंक पर रहा। IIT दिल्ली 623, IIT खड़गपुर 708 और पंजाब यूनिवर्सिटी 709 रैंक पर रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है जारी की गई है। इसमें 19,788 संस्थानों को शामिल किया गया, जिसमें जो पहले स्थान पर संस्थान रहा वो कौन सा रहा, तो इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है ये पहले स्थान पर रही। और वहीं अगर बात की जाए कि जो IIT कानपुर है उत्तर प्रदेश का ये किस स्थान पर रहा, तो 818वीं रैंक इसने हासिल की, और भारत का IIM अहमदाबाद 415वें स्थान पर रहा। तो ये सारे आपको नाम यहाँ से अच्छे से ध्यान रखने हैं। और अभी आपको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी हमने आपको बताई थी कि उसमें जो IIT कानपुर है ये हमारे देश में 5वें नंबर पर रहा है। और दोस्तों दुनिया भर में जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें अगर IIT कानपुर की बात की जाए तो वो 264वें स्थान पर रहा। ठीक है, दोनों रिपोर्ट यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है, इसमें जो IIT कानपुर है 818वें स्थान पर रहा,
और भारत का जो IIM अहमदाबाद है ये 415वें स्थान पर रहा। और दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब अगर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें जो IIT कानपुर है वो 264वें स्थान पर रहा और जो IIT बॉम्बे है वो 172वें स्थान पर रहा। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो है कौन सी रही QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में, तो भारत की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही है IISc बेंगलोर, जिसे दुनिया भर में 155वां स्थान मिला। ठीक है, यहाँ पर दोनों रिपोर्ट हैं, अलग अलग हैं और दोनों आपको यहाँ से अच्छे से ध्यान रखनी है। और दोस्तों QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो दुनिया भर में सबसे नंबर 1 पर रही यूनिवर्सिटी वो कौन सी रही, तो अमेरिका का यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये लगातार 11वें साल जो है टॉप यूनिवर्सिटी रही QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में जो है पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। नीति में गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स यूजिंग ड्रोन्स की नींव पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम बनाने की परिकल्पना की गई है। इस नई ड्रोन नीति के साथ हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नीति का उद्देश्य क्या है इस ड्रोन नीति का, तो रक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रचार करना इस नीति का उद्देश्य है। महामारी प्रभावित और दूर दराज के क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य आवश्यक आपूर्ति की डिलीवरी भी शुरू की जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ड्रोन नीति को जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इस नीति के माध्यम से क्या होगा, तो इसके माध्यम से जो है रक्षा के क्षेत्र में है, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि और इसके अलावा और भी अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर ड्रोन सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रचार किया जाएगा। इसके अलावा जो महामारी प्रभावित क्षेत्र हैं, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहां पर पहुंचना जो है काफ़ी मुश्किल होता है, तो वहां पर जो है ड्रोन के माध्यम से दवाएं पहुंचाई जाएंगी, चिकित्सा उपकरण पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी और जो भी अन्य सामग्री है उसकी आपूर्ति की डिलीवरी जो है इस ड्रोन के माध्यम से कराई जाएगी। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है NHAI ने 105 घंटे में कितने किलोमीटर के मोटरवे यानी सड़क के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 75 किलोमीटर का। दोस्तों केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने ये बताया कि NHAI ने जो है 105 घंटे और 33 मिनट में NH53 पर सिंगल लेन में 75 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट का निर्माण करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 75 किलोमीटर की सिंगल लेन निरंतर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क 37.5 किलोमीटर 2 लेन पक्की कंधे वाली सड़क के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि जो NHAI है इसने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कैसा रिकॉर्ड बनाया, यानी सबसे कम समय में कितना, 75 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके, यानी 105 घंटे और 33 मिनट में जो NHAI है इसने 75 किलोमीटर लंबी सड़क जो है वो बना दी है और ऐसा करके उसने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों ये जो 75 किलोमीटर लंबी सड़क है ये सिंगल रोड है। ठीक, ध्यान रखेंगे सिंगल लेन का रोड है। अगर इसे डबल में देखा जाए तो 37.5 किलोमीटर ये 2 लेन सड़क के बराबर होगी। इस परियोजना पर कुल 720 लोगों ने काम किया, जिसमें स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम भी शामिल थी जिन्होंने इसे पूरा करने के लिए 24 घंटे काम किया। NH53 के हिस्से के रूप में अमरावती से अकोला खंड जो कोलकाता, रायपुर, नागपुर और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पूर्व पश्चिम गलियारा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है NHAI ने बनाया है कि 105 घंटे और 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी सड़क जो है बना करके तैयार कर दी है और ये सड़क सिंगल लेन की है। तो ये बात भी यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, TM कालियानन। और यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये थे संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य TM कालियानन।
दोस्तों भारतीय संविधान सभा की अंतिम जीवित संविधान सभा के जो अंतिम जीवित सदस्य थे टी.एम. कालियानन, इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। टी.एम. कालियानन वर्ष 1952 से लेकर 1964 के बीच तमिलनाडु विधान परिषद के सदस्य और 3 बार विधायक पद पर कार्यरत थे। वह भारतीय संविधान सभा के सबसे कम आयु के सदस्य और भारत की पहली और अंतिम संसद के सदस्य भी थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि हाल ही में संविधान सभा के जो है अंतिम जीवित सदस्य का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो टी.एम. कालियानन, इनका 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब दोस्तों बात यहाँ पर संविधान सभा की आई है, तो संविधान सभा से संबंधित जो है एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक बार देखते हैं। तो संविधान सभा का गठन, पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, संविधान सभा का गठन जो है ये कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे जुलाई 1946, ठीक, जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? संविधान सभा की प्रथम जो बैठक है ये कब होती है? तो ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा में सम्मिलित न होने वाली एकमात्र देशी रियासत कौन थी? तो ये थी हैदराबाद। हैदराबाद जो है एकमात्र ऐसी देशी रियासत थी जो संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल मिलाकर के 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में, ये ध्यान रखेंगे, 15 महिला सदस्यों की संख्या थी। संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को कब पारित किया गया? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे 26 नवंबर, कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया। भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो ये आप जानते होंगे 26 जनवरी 1950 को जो है हमारे देश में भारतीय संविधान को लागू किया गया, और इसी वजह से 26 जनवरी को हम लोग जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात की जाए तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को जो है 1947 को, ठीक है, यहां से ध्यान रखेंगे कितना होगा 1947, ठीक। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? तो ये भी ध्यान रखेंगे 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। दोस्तों अब यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कई बार कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारतीय संविधान द्वारा जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि संविधान सभा द्वारा जो है संविधान कब पारित किया गया। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लोगर एमबी टैग विकसित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रुड़की ने। दोस्तों आईआईटी रुड़की ने जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है इसने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लोगर एमबी टैग विकसित किया। ये जो डिवाइस है ये मौसम खराब होने, उत्पादों, शरीर के अंगों और रक्त के परिवर्तन के तापमान को रिकॉर्ड करने में सक्षम है। इसे मुख्यतः यूएसबी की तरह आकार दिया गया है। इस डिवाइस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध और स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट के साथ मिलकर विकसित किया गया। तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लोगर एमबी टैग नाम से विकसित किया गया। इसे किसने जो है विकसित किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जो रोपड़ है इसने इसे विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है किसने F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती? तो ये जीती है वोल्टारी वोटास ने। रूस के सोची ऑटोड्रोम में आयोजित फॉर्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जो है वाल्टेरी वोटास ने जीता, जबकि नीदरलैंड के रेसर मैक्स वर्स्टप्पन इस रेस में दूसरे स्थान पर रहे और ब्रिटेन के रेसर लुइस हैमिल्टन इसमें तीसरे स्थान पर रहे। फॉर्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स रेस सीजन की वाल्टेरी वोटास की दूसरी जीत है।
तो ध्यान रखेंगे रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता, तो ये जीता है वाल्टेरी बोटास ने। अगला क्वेश्चन है, ईसर जज अहलूवालिया का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थी, तो ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी। यहाँ पर इनकी इमेज देख सकते हैं। नई दिल्ली में स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन की निदेशक एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया का निधन हुआ। ICRIER के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 15 वर्षों तक अपनी सेवा भी दी थी। ICRIER का मतलब क्या है, तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, इसका फुल फॉर्म है। वर्ष 2009 में उन्हें शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इनका नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया का निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो ध्यान रखेंगे ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थी और इन्हें 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा ने। ओडिशा राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए कोविड-19 माहौल के कारण ऑनलाइन रेडियो पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये जो कार्यक्रम है राज्य में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर रोजाना 15 मिनट प्रसारित किया जाएगा। राज्य के 10 से अधिक आकाशवाणी केंद्र सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 10 बजे से 10:15 के बीच कक्षाएं आयोजित करेंगे। आयोजित कार्यक्रम का ऑडियो छात्रों के लिए ऑनलाइन दीक्षा मंच पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ओडिशा राज्य सरकार है उसने एक नई पहल जो है इस तरह से शुरू की है कि कोविड-19 माहौल के कारण जो है अब कक्षा 8 तक के छात्रों को ऑनलाइन रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसके तहत जो है वो रेडियो के माध्यम से क्या करेंगे, शिक्षा जो है वो प्राप्त करेंगे। तो ध्यान रखेंगे 15 मिनट ये जो है प्रसारित किया जाएगा रोज रेडियो स्टेशन पर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे किस राज्य ने, ओडिशा ने। तो दोस्तों ये थे 11 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो को क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2022 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, विक्की कौशल, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले भारतीय कौन बने। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।